हम लोग बात कर रहे थे उन संविदाओं के संबंध में जो व्यतिकारी वचनों से गठित संविदा। इसमें व्यतिकारी वचन ये होते ही होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? एक दूसरे के लिए प्रतिफल और उससे करार का गठन होता है, और वो करार जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय यानी ला द्वारा इन्फोर्सेबल है तो उसे संविदा कहते हैं। यहां वो बात नहीं हो रही है। यहां कहता कि संविदा जब व्यतिकारी वचनों से गठित यानी प्रतिफल, ये तो अलग बात है। ये ठीक है कि प्रत्येक करार में दो वचन होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं, ये उनकी विशेषता है। और ऐसे वचन जिनकी विशेषता ये है कि एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, वो मिलकर करार का गठन कर देते हैं। और जब उस करार को विधि द्वारा प्रवर्तनीय ये घोषित किया जाता है तो वो संविदा बन जाता है। ये सही है। लेकिन यहां जिस करार की बात हो रही है वो करार व्यतिकारी वचनों से ही गठित है, और वे व्यतिकारी वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल ये नहीं है, प्रतिफल अलग है। इस व्यतिकारी वचन से गठित जो संविदा है इससे प्रतिफल अलग है। यानी वचन ग्रहीता भी कोई वचन दे रहा है और उसका वचन ऐसा है जिसका पालन जरूरी है। उसके वचन पालन के बिना वचनदाता भी अपने वचन का पालन नहीं कर सकता। और जब वचन ग्रहीता अपने वचन का पालन करेगा तो वचनदाता भी अपने वचन का पालन करेगा, और फिर एक एडिशनल दायित्व उत्पन्न होगा कि वचन ग्रहीता प्रतिफल वो भी दे। ठीक है ना? यहां एक अलग प्रकार के करार की बात हो रही। वो करार ऐसे व्यतिकारी वचनों से गठित हो रहा है जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल ये तो नहीं है, लेकिन एक वचन के उत्तर में दूसरा वचन दिया गया है, इसलिए दोनों वचनों को व्यतिकारी वचन की श्रेणी में रखा ही जाएगा। व्यतिकारी वचन हैं लेकिन वे दोनों व्यतिकारी वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो ये नहीं है। करार का गठन व्यतिकारी वचनों से हुआ है। उदाहरण से अधिक समझ में आएगा। कहता है जबकि कोई संविदा साथ साथ पालन किए जाने वाले व्यतिकारी वचनों से गठित हो। यहां जो व्यतिकारी वचन बताए गए हैं उनकी विशेषता क्या है? उनकी विशेषता यह कि वे साथ साथ पालन किए जाने हैं। और करार का गठन करने वाले व्यतिकारी वचनों की विशेषता क्या है? कि वे एक दूसरे के लिए प्रतिफल हैं और उनका पालन साथ साथ नहीं किया जाना है। ठीक है ना? उनका पालन साथ साथ नहीं होना है। वचनदाता जब अपने वचन का पालन कर देगा तब वचन ग्रहीता ये प्रतिफल देने के दायित्व के अधीन आएगा। यानी वचन ग्रहीता का जो वचन देने का जो प्रतिफल देने का वचन है वो उस पर आबद्ध कर तब होगा जब वचनदाता अपने वचन का पालन कर देगा। वो व्यतिकारी वचन जो करार को गठित करते हैं, जो करार अंततः संविदा बनता है, उन व्यतिकारी वचनों की जो विशेषता है वो दो प्रकार की है। एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, ठीक है ना? और दूसरा उनमें से प्रतिफल देने से संबंधित जो वचन है वो वर्तमान काल के अतिरिक्त
ठीक है, भूतकाल और भविष्यकाल का भी हो सकता है, क्योंकि प्रतिफल की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। प्रतिफल की डेफिनेशन में वो क्या कह रहा था? वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रह चुका है, इसका मतलब भूतकाल की बात चल रही है। कुछ करता है या करने से विरत रहता है, कुछ करने या विरत रहने का वचन देता है, यानी भविष्य की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसे प्रतिफल कहते हैं। और ये किस पर? वचनदाता की इच्छा पर, वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति, इनमें से कोई भी प्रतिफल दे सकता है। और ये चाहे वर्तमान का हो, चाहे भविष्य का हो और चाहे भूतकाल का, जब तक वचनदाता अपने वचन का पालन नहीं करेगा, तब तक वचन ग्रहीता ने प्रतिफल के संबंध में जो वचन दिया है उस पर उस वचन के पालन का दायित्व ये उत्पन्न ही नहीं होगा, ठीक है। तो वे व्यतिकारी वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होकर करार का गठन कर देते हैं, उनमें से वो वचन जो प्रतिफल से संबंध रखता है, ठीक है ना। यूं तो वो दोनों ही वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, यूं तो दोनों ही वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, लेकिन फिर भी वहां जो वचन ग्रहीता की ओर से दिया जाता है वो प्रतिफल से संबंधित है, ठीक है ना। उसकी दो विशेषताएं, एक तो वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का हो सकता है, और दूसरा उसका पालन तब तक जरूरी नहीं जब तक वचनदाता अपने वचन का पालन न करे, ठीक है। लेकिन यहां जिन व्यतिकारी वचनों की बात चल रही है वो कैसे हैं? जबकि कोई संविदा साथ साथ पालन किए जाने वाले व्यतिकारी वचनों से गठित हो। यहां संविदा यानी करार, क्योंकि करार ही मूलतः क्या चीज होती है? करार मूलतः क्या है? एग्रीमेंट जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाता है तो उसे संविदा कहने शुरू कर देता है। संविदा अपने आप में कोई चीज अलग से हो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। इनफैक्ट तो एग्रीमेंट होता है, इनफैक्ट तो करार होता है। जब भी वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाएगा संविदा हो जाएगा, और अगर विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा तो बात खत्म हो गई। तो वो करार कैसा? शून्य करार है, और फिर वो कभी संविदा बनता ही नहीं, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आज जो करार किया गया वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है इसलिए संविदा, कल वो करार विधि विरुद्ध हो जाए या किसी अन्य कारण से असंभव हो जाए, तो जैसे ही ऐसा होगा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन करार ये विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा। तो करार जो गठित हो रहा है, जिसकी चर्चा धारा 51 में होगी, ये ऐसे व्यतिकारी वचनों से गठित है जिन्हें साथ साथ पूरा किया जाना है, साथ साथ। इनमें आगे पीछे का कोई क्रम ये नहीं है, और साथ ही इनमें दूसरी विशेषता वो कि एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, ये भी नहीं है। ये व्यतिकारी वचन कैसे? साथ साथ पूरे किए जाने। और जो वचन है व्यतिकारी है, ठीक है। व्यतिकारी का मतलब ये होता है एक दूसरे के उत्तर में किए गए वचन, ठीक है ना। व्यतिकारी को अंग्रेजी में क्या बोलना है? रेसिप्रोकल। जब ये रेसिप्रोकल हैं, व्यतिकारी वचन हैं और साथ साथ पूरे किए जाने, डेफिनेटली ये दो व्यक्तियों द्वारा दिए जा रहे हैं, अन्यथा ये व्यतिकारी हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। और संविदा में जो दो व्यक्ति होते हैं वो कौन से? वचनदाता और वचन ग्रहीता, तीसरा कोई होता ही नहीं। ये अलग बात है कि वचनदाता की कैटेगरी में एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं और वचन ग्रहीता इसकी कैटेगरी में भी एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन मूलतः, ठीक है, संविदा में एक पक्षकार के रूप में श्रेणीबद्ध किए जाने योग्य जो लोग होते हैं उन्हें या तो वचनदाता या वचन ग्रहीता कहा जाता है,
और जो करार ऐसे व्यतिकारी वचनों से गठित हो रहा है जिन्हें साथ साथ पूरा किया जाना है, इसका मतलब इस करार में दो वचन हैं, उन वचनों के अतिरिक्त जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हैं, उनके अतिरिक्त दो वचन हैं जो दो पक्षकारों द्वारा दिए गए, यानी वचनदाता द्वारा भी कोई वचन दिया गया और वचन ग्रहीता द्वारा भी कोई वचन दिया गया, तभी ये व्यतिकारी वचन। और इन व्यतिकारी वचनों की विशेषता ये हो रही कि साथ साथ पूरे किए जाने हैं। तो कहता है जबकि कोई संविदा साथ साथ पालन किए जाने वाले व्यतिकारी वचनों से गठित हो, तब किसी भी वचनदाता, ठीक है, क्योंकि ये जो व्यतिकारी वचन हैं इनके संबंध में तो दोनों ही वचनदाता कहे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वो वाले वचन नहीं है जिनसे करार का गठन होता है, अर्थात जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं, वो वाले नहीं है ये, ठीक है ना। क्योंकि ये वो वाले नहीं है, ये दूसरे प्रकार के वचन हैं, और ये वचन ये ऐसे तो हैं कि इनसे मिलकर करार का गठन हो रहा है, लेकिन ये एक दूसरे के लिए प्रतिफल नहीं है, ठीक है, और इनका पालन भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में हो सके ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इसलिए वचन ग्रहीता द्वारा दिए गए प्रतिफल से संबंधित वचन से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इन व्यतिकारी वचनों को देने वाले दोनों पक्षकारों को वचनदाता कह देना अनुचित नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए यहां पर शब्द प्रयोग हो गया वचनदाता, ठीक है, अन्यथा 2C में वचनदाता और वचन ग्रहीता परिभाषित। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया कि डेफिनेशन क्लास परिभाषा खंड जब भी पढ़ते हैं वहां क्या लिखा होता है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो, ठीक है, तब तक डेफिनेशन क्लास में लिखे गए शब्दों का अर्थ वही समझा जाएगा जो परिभाषा खंड में लिखा है। और यहां चूंकि संदर्भ से वचनदाता शब्द का अन्यथा अर्थ आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए यहां वचनदाता शब्द का वो अर्थ नहीं लेंगे जो 2C में बताए गए। वहां तो कहा कि प्रस्थापक वचनदाता कहलाएगा और जो प्रतिग्रहीता है वो वचन ग्रहीता कहलाएगा, ठीक है ना। वो अर्थ यहां पर नहीं लिया जा सकता क्योंकि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत हो रहा है। बात क्लियर है। इसलिए यहां पर वचनदाता शब्द में व्यतिकारी वचन देने वाले वे दोनों पक्षकार समझे जाएंगे जिनके व्यतिकारी वचनों से ये करार गठित हो रहा है और जो व्यतिकारी वचन साथ साथ पूरे किए जाने हैं, ठीक है ना। उन वाले व्यतिकारी वचनों की तरह नहीं जो 2E में वर्णित है, ठीक है ना। वो व्यतिकारी वचन तो उनकी विशेषता तो ऐसी है कि वे एक दूसरे के लिए प्रतिफल, ठीक है। तो जब संविदा साथ साथ पालन किए जाने वाले व्यतिकारी वचनों से गठित हो तब किसी भी वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन करना आवश्यक नहीं है जब तक कि वचन ग्रहीता अपने व्यतिकारी वचन का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद न हो। यहां वचन ग्रहीता की भी वो डेफिनेशन नहीं लेंगे जो 2C में दी गई है क्योंकि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत हो रहा। यहां दोनों पक्षकारों ने उन वचनों के अतिरिक्त जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होकर करार का गठन करते हैं, ठीक है, उन वचनों के अतिरिक्त वचन दिए हैं और उन वचनों से मिलकर संविदा गठित हुई। इसलिए उन वचनों को या भी यहां पर व्यतिकारी वचन कहा गया और उन वचनों के लिए दोनों वचनदाता की स्थिति में, ठीक है, और दोनों वचन ग्रहीता की भी स्थिति में है, ठीक है। एक के वचनदाता के लिए दूसरा वचन ग्रहीता और दूसरे के वचनदाता के लिए दूसरे वचनदाता के लिए पहला वचन ग्रहीता। तो कहता है कि जबकि कोई संविदा साथ साथ पालन किए जाने योग्य व्यतिकारी वचनों से गठित हो तब किसी भी वचन ग्रहीता के लिए, दोनों वचन ग्रहीता है और दोनों वचनदाता है, तब किसी भी वचन ग्रहीता के लिए
अपने वचन का पालन तब तक किया जाना जरूरी नहीं होगा जब तक कि दूसरा पक्षकार, ठीक है, अपने वचन के पालन के लिए तैयार, योग्य और रजामंद ये ना हो। यानी उसकी इच्छा जब तक अपने द्वारा दिए गए व्यतिकारी वचन के पालन की न दिखे, तब तक पहले पक्षकार को भी अपने वचन का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि करार साथ साथ पालन किए जाने वाले व्यतिकारी वचनों से गठित हो रहा, तो साथ साथ पालन करिए, कोई आगा पीछा ये होगा ही नहीं। और यहां जो व्यतिकारी वचन बताया गया है वो उस 2E में वर्णित व्यतिकारी वचन से भिन्न है, क्योंकि 2E में वर्णित व्यतिकारी वचन की विशेषता यह है कि वो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होने के अतिरिक्त वहां प्रतिफल से संबंधित व्यतिकारी वचन भूत, भविष्य और वर्तमान में पालन किए जाने योग्य भी हो सकता है। और अगर वो वर्तमान में पालन किए जाने योग्य भी है तो भी वचनदाता द्वारा अपने वचन का पालन किए बिना उसके पालन की मांग नहीं की जा सकती। और यहां जिस व्यतिकारी वचन की बात हो रही है वो साथ साथ पालन किए जाने योग्य है, ठीक है, और एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो जहां संविदा साथ साथ पालन किए जाने योग्य व्यतिकारी वचनों से गठित है, वहां किसी भी वचन ग्रहीता के लिए, क्योंकि दोनों वचनदाता हैं, दोनों वचन ग्रहीता हैं, किसी भी वचन ग्रहीता के लिए अपने वचन का पालन करना तब तक आवश्यक न होगा जब तक कि पहला पक्षकार अपने वचन का पालन करने के लिए तैयार, योग्य और रजामंद न हो। यानी दोनों को एक ही समय अपने अपने वचन का पालन करने के लिए तैयार, योग्य और रजामंद होना होगा। अगर दोनों एक समय अपने अपने वचनों का पालन करने के लिए तैयार, योग्य और रजामंद नहीं है तो दोनों में से कोई भी दूसरे को संविदा के पालन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, ठीक है। उदाहरण देखेंगे, बात ज्यादा क्लियर होगी। कहता है का और खा संविदा करते हैं कि खा को का माल परिदत्त करेगा। का और खा संविदा करते हैं कि खा को का माल परिदत्त करेगा, जिसके लिए संदाय माल के परिधान पर खा द्वारा किया जाएगा, ठीक है। दो व्यतिकारी वचन आ रहे हैं, किसकी ओर से? दोनों की ओर से, ठीक है। कहता का को खा माल का परिधान करेगा, ठीक है। खा को का माल परिदत्त करेगा, ठीक है। खा को का माल देगा, ठीक है। खा को का माल देगा तो का के ऊपर ये दायित्व है कि वो माल की कीमत दे, ठीक है। लेकिन सामान्य स्थिति क्या होती है? माल दे देगा फिर कीमत का दायित्व उठेगा, ठीक है। लेकिन यहां एक एडिशनल वचन है। सामान्य करार होता तो वचन क्या होता है कि आप माल दे देंगे, हम आपको कीमत देंगे। कीमत परिधान के समय देंगे, ठीक है ना। ये समय संबंधी जो बात आई है ये प्रतिफल के अतिरिक्त, ठीक है। प्रतिफल देने की बात ये तो होगी क्योंकि प्रतिफल के अभाव में संविदा हमेशा शून्य, सिवाय उन दशाओं के जो धारा 25 में वर्णित है, ठीक है। तीन ही दशाएं हैं मां, हम लोगों ने सेक्शन 25 पढ़ा था कि प्रतिफल के बिना भी तीन प्रकार के वचन जो धारा 25 में वर्णित वे संविदा के समान प्रवर्तनीय है। धारा 25 में वर्णित स्थितियों को छोड़कर अन्य किसी भी दशा में प्रतिफल के बिना कोई करार ये संविदा हो ही नहीं सकता। तीन दशाएं वहां बताई। पहला, नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के वशीभूत होकर किसी पक्षकार ने किसी को कुछ देने का, ठीक है,
करार किया है। दूसरा वो जिसने पहले ही, ठीक है, किसी वचनदाता के लिए कोई काम कर रखा है, उसकी कोई सेवा कर रखी है, उस सेवा के बदले वो वर्तमान में उसे कुछ देने का करार करता है। और तीसरा टाइम बाउंड लोन के संबंध में, तो सेक्शन 25 की दशाओं को छोड़कर प्रतिफल के बिना सभी करार शून्य होते हैं। तो ये ठीक है कि खाको का माल का परिधान करेगा, और खाको का माल का परिधान करेगा तो खा कीमत देगा। तो सामान्य करार होता है, ठीक है, तो खा कीमत देने का वचन देता, ठीक है, सामान्य करार होता तो खा कीमत देने का वचन देता, और ये दोनों वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं। लेकिन यहां कीमत देने के अतिरिक्त एक और वचन है, और वो वचन काहे के संबंध में? परिधान के समय के संबंध में। कहता है का और खा संविदा करते हैं कि खा को का माल परिदत्त करेगा जिसके लिए संदाय माल के परिधान पर खा द्वारा किया जाएगा। कि माल के परिधान पर खा द्वारा संदाय किया जाएगा। जब माल दे दिया जाएगा, यानी देयर विल बी नो एडवांस, ठीक है, एडवांस कोई नहीं होगा, अग्रिम धनराशि कोई नहीं दी जाएगी। माल के परिधान पर आफ्टर डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ठीक है, क्योंकि न्यायालय, हमने सुबह भी कहा कि कानून की सीमा में रहते हुए पक्षकारों को संविदा करने की स्वतंत्रता ये देता है। पक्षकार सारी कीमत एडवांस दे दे, न्यायालय को क्या मतलब? लेकिन पक्षकारों ने संविदा की है कि माल के परिधान पर आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स उसके द्वारा कीमत दी जाएगी। तो कहता है माल का परिधान का के लिए करना आवश्यक नहीं है जब तक कि खा परिधान पर माल के लिए संदाय करने को तैयार और रजामंद न हो, ठीक है। उसने कहा कि जबकि संविदा कैसे व्यतिकारी वचनों से गठित है और ऐसे व्यतिकारी वचनों से गठित है जो साथ साथ पालन किए जाने योग्य है। और संविदा व्यतिकारी वचनों से गठित हो रही कि माल के परिधान पर कीमत दी जाएगी, ठीक है। तो जब तक माल का परिधान नहीं होता तब तक कीमत नहीं दी जाएगी, ठीक है। और जब तक कीमत न दी जाए तब तक माल का परिधान ये हो भी कैसे, ठीक है, क्योंकि लिखा यह कि माल के परिधान पर कीमत दी जाएगी, ठीक है, लेकिन माल के परिधान पर तुरंत दी जाएगी, तुरंत। देयर विल बी नो गैप ऑफ टाइम, गैप नहीं होगा, ठीक है। संविदा व्यापार का आधार है और व्यापार आप दूसरे की संपत्ति पर नहीं करेंगे, दूसरे के पैसे पर नहीं करेंगे। व्यापार में ये तो होता ही है कि माल का परिधान किया जाएगा और कीमत दी जाएगी, ये तो होता ही है, ठीक है। लेकिन ये व्यापार की एक शर्त होती है। अगर आप लोग व्यापारिक घरों से होंगे तो आप जानेंगे कि वहां वो लोग पूछते हैं कि ठीक है हम तुम्हारा माल ले लेंगे, बेचेंगे उसे, ये बताओ क्रेडिट कितने दिनों का दोगे? क्रेडिट, क्रेडिट मीनिंग कर भाई, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यय, और सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? उधार। यानी माल तुम आज दे दोगे, ठीक है। और जो नए मैन्युफैक्चरर होते हैं वो अपना माल बेचने के लिए कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बेचो, हम 1 महीने का क्रेडिट देंगे, 1 महीने का। यानी आज हमने माल दे दिया आपको, आपसे कीमत मांगने हम 1 महीने बाद आएंगे, ठीक है। अब 1 महीने में आपने माल बेच लिया, ठीक है। माल आप जो बेचेंगे उसमें कुछ ना कुछ आपका लाभ होगा भाई, कुछ ना कुछ तो आपका लाभ होगा, नहीं तो आप बेचेंगे क्यों भाई?
10%, 20%, जो भी होगा, आपका कुछ तो लाभ होगा। आपने 1 रुपया नहीं लगाया, आपने 1 रुपया नहीं लगाया, हमने अपना सामान आपको दे दिया 1 महीने के उधार पे, और 1 महीने बाद हम पैसा मांगने आए, तब तक आपने मेरा ही माल बेच लिया, ठीक है। और जब हम पैसा मांगने आए तो आपने बेची हुई कीमत में से अपना लाभ निकालकर हमारी कीमत हमें दे दी। तो इन्वेस्टमेंट आपका क्या हुआ? 0। आपने कुछ लगाया तो नहीं। आपने क्या लगाया भाई? आपने तो कुछ भी नहीं लगाया, माल तो हम दे गए। तो आपने मेरे पैसे पर व्यापार कर लिया, आपको फ्री में लाभ मिल गया, ठीक है ना। आपने लागत कुछ नहीं लगाई है, जबकि व्यापार का नियम क्या है? आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप लागत लगाएंगे, आप माल मंगाइए, ठीक है, तो हमारा पैसा हमें मिलेगा पहले, ठीक है। उसके बाद आप बेचिए, तो आपका पैसा फंसा ना, जब तक माल बिकेगा नहीं तब तक के लिए आपका पैसा फंस गया। और अगर माल का परिधान हो जाए और कीमत बाद में वसूली जाए तो आपका पैसा फंसा नहीं, ठीक है ना। आपने दूसरे की संपत्ति पर व्यापार कर लिया, यह पोजीशन रहेगी। इसलिए व्यापार में यह एक महत्वपूर्ण बात होती है। और अक्सर जो नए मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है, वो अपने माल को बेचने के लिए इस प्रकार की सुविधाएं रिटेलर्स यानी फुटकर विक्रेताओं को देते हैं कि हमारा माल लगाओ, 1 महीने बाद पेमेंट कर देना, आज मत दो, ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण शर्त होती है। तो क्या कहा कि खा, इसे माल का परिधान क्या करेगा? चाहिए, ठीक है, माल की कीमत दी जाएगी, यह विवक्षित है, दी जाएगी। लेकिन कब? माल के परिधान के तत्काल बाद। देयर विल बी नो गैप ऑफ टाइम। आप माल का परिधान करेंगे और तत्काल कीमत दी जाएगी। तो हम माल लेके आ गए, तुम्हारे पास कीमत देने की कोई तैयारी ये हमें दिख नहीं रही। ठीक है, कीमत तुम मेरे हाथ में तब देना जब माल हम आपके हवाले कर दें, सही है, लेकिन योग्य और रजामंद ये तो दिखो। आप तैयार, योग्य और रजामंद अगर कीमत देने के लिए हमें नहीं दिख रहे तो मेरे लिए भी माल का परिधान करना कतई जरूरी नहीं है, ठीक है। और ये जो समय के संबंध में शर्त लगाई गई है वचन के द्वारा, ठीक है ना, ये प्रतिफल देने के वचन के अतिरिक्त, सही है, ये प्रतिफल देने के वचन के अतिरिक्त, और इस वचन के उत्तर में दूसरे ने भी एक वचन दिया है कि हम माल का परिधान करेंगे और तुम तुरंत कीमत देना। तो यहां दोनों माल के परिधान और कीमत के तुरंत भुगतान के संबंध में दोनों वचनदाता भी हैं और दोनों वचन ग्रहीता भी हैं। और इस करार के संबंध में कहा जा सकता है कि ये ऐसे वचनों से गठित है, और चूंकि परस्पर उत्तर में दोनों वचन हैं तो ऐसे व्यतिकारी वचनों से गठित है जो साथ साथ पालन करने के लिए दिए गए। और इन दोनों वचनों के जो वचन ग्रहीता है उनमें से किसी के लिए भी अपने वचन का पालन करना जरूरी नहीं है जब तक कि दूसरा अपने वचन के पालन के लिए तैयार, योग्य और रजामंद न दिखाई दे। क्योंकि तैयारी, योग्यता और रजामंदी यही देखी जाएगी, क्योंकि जब तक माल का परिधान नहीं होगा तब तक कीमत देने की बात नहीं उठ सकती, और कीमत देने की तैयारी के बिना माल का परिधान देना यह संविदा या करार की मूल आत्मा के विरुद्ध होगा। क्योंकि अगर कीमत देने की तैयारी, योग्यता और क्षमता
ठीक है। तैयारी, योग्यता, क्षमता और रजामंदी ये चीजें नहीं होंगी तो माल का परिधान हो जाएगा, फिर भी कीमत का परिधान नहीं, ठीक है, कीमत का भुगतान नहीं हो पाएगा। तो वो चीज दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। आगे कहता है माल का परिधान करना का के लिए आवश्यक नहीं जब तक कि खा परिधान पर माल के लिए संदाय करने को तैयार और रजामंद ना हो, और माल के लिए संदाय करना खा के लिए आवश्यक नहीं जब तक कि संदाय पर माल को परिदत्त करने के लिए का तैयार और रजामंद ना हो। दोनों जब तैयार और रजामंद दिखेंगे तभी इस संविदा का पालन होगा, और अदरवाइज दोनों में से कोई भी संविदा के अपालन हेतु क्या करेगा, दूसरे को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता। लेकिन ये कब तक चलेगा, ठीक है ना भाई, ये प्रतीक्षा कब तक चलेगी। उसने कहा ना माल का परिधान करोगे तो हम कीमत देंगे, उनका कहना कीमत दोगे तो माल का परिधान करेंगे। तो तैयारी दोनों की होनी चाहिए, ठीक है। और दोनों की तैयारी में से एक की तैयारी नहीं तो दूसरे को भी संविदा का पालन करने की जरूरत नहीं। एक की तैयारी है लेकिन तब भी दूसरा पालन नहीं कर रहा, ठीक है, ये पोजीशन है। लेकिन दूसरा ये कह रहा है कि हमारी तैयारी के लिए कोई समय ये तो है नहीं, ठीक है भाई, इतने दिनों में हमें तैयार हो जाना चाहिए, ये तो लिखा नहीं संविदा में। तो फिर हम कभी भी तैयार हो जाएंगे। तो क्या कभी भी ये नहीं कहा जा सकेगा कि ये पक्षकार जो अपने भाग के पालन के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, इसके कारण संविदा का पालन नहीं हो पा रहा हो, क्या वो पक्षकार अपनी तैयारी के बावजूद अनंत समय तक इस पक्षकार को संविदा के अपालन हेतु उत्तरदायी नहीं ठहरा पाएगा? क्या यह स्थिति रहेगी? और अगर यह स्थिति रहेगी तो कानून बड़ा अन्यायपूर्ण दिखाई देता है, ठीक है ना। आखिर अनंत काल तो प्रतीक्षा नहीं चल सकती भाई। एक पक्षकार अपने भाग का पालन करने को तैयार है और दूसरा तैयार, योग्य और रजामंद नहीं दिखाई दे रहा अपने वचन के पालन हेतु। और वो जो दूसरा तैयार, योग्य और रजामंद नहीं, वो ये कहता है कि समय तो लिखा नहीं, हमें कब तक तैयार, योग्य और रजामंद हो जाना चाहिए, ठीक है, अपने भाग के पालन हेतु। और जब तक ये तैयार, योग्य और रजामंद नहीं है तब तक इसकी तैयारी, योग्यता और रजामंदी भले ही रहे, लेकिन इसे संविदा के अपालन हेतु उत्तरदायी थोड़े ठहरा पाएगा। और भले ही उसे यह अधिकार रहे कि वो भी अपने वचन का पालन न करे, ठीक है, उसे ही अधिकार है, लेकिन उसका नुकसान तो हो ही रहा। वो तो तैयारी, योग्यता और रजामंदी रख ही रहा, ये नहीं कर रहा। तो कब तक प्रतीक्षा चलेगी? इसी बात का उत्तर सेक्शन 55 में मिलेगा, धारा 55 में, ठीक है ना। ये उत्तर यहां नहीं मिलेगा, धारा 55 जब हम लोग बात करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। फिलहाल बात इतनी है कि अगर संविदा साथ साथ पालन किए जाने योग्य व्यतिकारी वचनों से मिलकर गठित है तो किसी भी पक्षकार के लिए अपने वचन का पालन करना तब तक अनिवार्य नहीं है जब तक कि दूसरा संविदा में अपने वचन का पालन करने के लिए तैयार, योग्य और रजामंद न हो, ठीक है। आगे कहता है का और खा संविदा करते हैं कि का किश्तों में दी जाने वाली कीमत पर खा को माल परिदत्त करेगा और पहली किश्त परिधान पर ही दी जानी है, पहली किश्त परिधान पर दी जानी है। माल का परिदत्त करना का के लिए आवश्यक नहीं है जब तक कि खा परिधान पर पहली किश्त देने के लिए तैयार और रजामंद न हो। और वही स्थिति उसके लिए कि पहली किश्त देना खा के लिए आवश्यक तब तक नहीं है जब तक कि वो माल परिदत्त करने के लिए तैयार, योग्य और रजामंद न हो, ठीक है। साथ साथ चलना है, ठीक है। अब कहता है व्यतिकारी वचनों के पालन का क्रम। अब यह देखना है
वहां तो साथ साथ होना है। 51 उस दशा से संबंधित है जब व्यतिकारी वचनों का पालन साथ साथ होना है। अब साथ साथ नहीं होना है, साथ साथ नहीं होना। संविदा व्यतिकारी वचनों से गठित है, ठीक है। अर्थात वैसे व्यतिकारी वचन नहीं जैसे 2E में है, वैसे ही व्यतिकारी वचन जैसे सेक्शन 51 में है, ठीक है। संविदा व्यतिकारी वचनों से गठित है और व्यतिकारी वचनों का पालन क्रम के मुताबिक होना है, यानी पहले एक को करना है फिर दूसरे को करना है। तो कौन पहले करे, ठीक है, यह सवाल उठेगा, कौन करे पहले। तो फिर ये या तो संविदा से तय होगा, या तो संविदा में ही लिखा होगा कि अमुक व्यक्ति पहले अपना काम करेगा, ठीक है, और फिर दूसरे पर दायित्व होगा कि वो अपने वचन का पालन करे। और संविदा में नहीं लिखा है क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि कानूनन जो तुम्हें करना चाहिए वो तुम कर ही दो। ऐसी बहुत सारी चीजें जो कानूनन तुम्हें करना चाहिए तुम नहीं करते हो। तो कानूनन जो तुम्हें करना चाहिए यदि वो तुम नहीं करते हो तो उसी के लिए तो कानून में व्यवस्था की जाती है कि यदि कानूनन जो तुम्हें करना चाहिए वो तुम न करो तो क्या हो। तो सेक्शन 52 उसी समस्या का समाधान करेगा। कहता है जहां कि वह क्रम जिससे व्यतिकारी वचनों का पालन किया जाना है संविदा द्वारा अभिव्यक्ततः नियत हो, वहां उसका पालन उसी क्रम से किया जाएगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। भाई संविदा में ही लिखा है कि पहले ये करेंगे तो पहले ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे तो उसके बाद ये करेंगे। दिक्कत तो वहां है जहां वचनों के पालन का क्रम निर्धारित नहीं है संविदा में, ठीक है, वहां समस्या हो सकती है। तो कहता है और जहां की वह क्रम संविदा द्वारा अभिव्यक्तता नियत न हो वहां उनका पालन उस क्रम से किया जाएगा जो संव्यवहार की प्रकृति द्वारा अपेक्षित हो। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांजैक्शन का जो नेचर है वो भी ये निर्धारित कर सकता है कि किसको अपने वचन का पालन पहले करना चाहिए। आपने हमसे संविदा की कि हम आपके भवन का निर्माण, ठीक है, 4 महीने के अंदर कर देंगे, तो निर्माण के लिए बिल्डिंग मटेरियल भी तो चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल तुम अपने जेब से तो ले नहीं आओगे, ठीक है। इस संविदा में यह भी तय होगा कि बिल्डिंग मटेरियल ये किसके द्वारा सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो यहां यह संविदा व्यतिकारी वचनों से गठित है। हमने वचन दिया है कि हम बिल्डिंग मटेरियल देंगे और आपने वचन दिया है कि आप भवन का निर्माण करेंगे, और ये दोनों वचन एक दूसरे के द्वारा दिए गए। आपके द्वारा किए गए निर्माण के लिए मजदूरी के रूप में प्रतिफल ये अलग से दिया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है ना। वो वाला व्यतिकारी वचन अलग है, ठीक है। हमने कल भी कहा था कि संविदा जब व्यतिकारी वचनों से गठित होती है तो जो वचन ग्रहीता होता है, ठीक है, उसके द्वारा प्रतिफल देने के अतिरिक्त एक अन्य वचन भी दिया जाता है। वही स्थिति है। आपने कहा मकान बना देंगे इतना रुपए में, इतना रुपए मजदूरी में, तो यहां यह तो विवक्षित हो ही गया कि मजदूरी देंगे। एक वचन वो हो गया जो मजदूरी और मकान बनाने के संबंध में है, और वो दोनों एक दूसरे के लिए प्रतिफल भी है, इसलिए उससे करार का गठन हो गया। लेकिन एक व्यतिकारी वचन मेरे द्वारा और दिया गया, उसे व्यतिकारी इसलिए करें क्योंकि वो भी आपके द्वारा निर्माण कार्य संपादित करने का जो वचन है उसी का पैरेलल भाग है। आपने भी
ये कहा कि यदि आप निर्माण के लिए सामग्री उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि ये तो आप कभी भी घरों में देखेंगे, जब आप किसी से भवन निर्माण की संविदा करते हैं तो दोनों बातें तय होती हैं। वो कहता है कि बिल्डिंग मटेरियल आप सप्लाई करोगे, तय होता है कि हाँ हम करेंगे। तो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने का वचन हमने दिया, प्रतिफल देने का भी दिया, लेकिन भवन निर्माण का आपने दिया। अब संविदा में अभिव्यक्तता, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी संव्यवहार की प्रकृति से यह स्पष्ट हो रहा है कि जब तक हम बिल्डिंग मटेरियल नहीं लाएंगे तब तक वो व्यक्ति जिसे भवन निर्माण सिर्फ करना है, जो राज मिस्त्री है, वो कैसे भवन निर्माण कर देगा? ठीक है ना। तो भले ही इस संविदा में यह लिखित न हो कि वचनों के पालन का क्या क्रम होगा, लेकिन फिर भी संव्यवहार की प्रकृति से यह अपेक्षित है कि निर्माण सामग्री से संबंधित जो वचन है उसे पहले पूरा किया जाएगा, और भवन निर्माण के संबंध में जो वचन है उसको बाद में उसे पूरा किया जाएगा। और अगर भवन निर्माण संबंधी जो वचन है उसकी आपूर्ति न की जाए तो उसे संविदा के अपालन हेतु जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, यही कहता है। का और खा संविदा करते हैं कि का नियत कीमत पर खा के लिए गृह बनाएगा। ठीक है, नियत कीमत पर यानी नियत मजदूरी पर जो तय हो गई दोनों के बीच, खा के लिए घर बनाएगा। का को गृह बनाने के लिए वचन का पालन खा द्वारा उसके लिए समुदाय के वचन के पालन से पहले करना होगा। यहां निर्माण सामग्री की बात नहीं है। ठीक है, यहां निर्माण सामग्री की बात नहीं है। यहां यह कहा कि आप मेरे लिए घर बनाओगे। ठीक है, तो आप मजदूरी की मांग घर बनाने के बाद ही तो करोगे, जब तक घर नहीं बनता। यहां भी संव्यवहार के क्रम, ठीक है, अगर यह भी होता निर्माण सामग्री हम देंगे तब बात अलग हो जाती। तब तो निर्माण सामग्री जब तक हम नहीं दे रहे हैं तब तक घर बनाना जरूरी नहीं है। लेकिन यहां निर्माण सामग्री हम देने को तैयार है, क्योंकि जो दृष्टांत आ रहा है उसकी प्रकृति ये बता रही है कि निर्माण सामग्री देने में कोई अड़चन नहीं है। ठीक है, निर्माण सामग्री दी जा रही है, लेकिन आप मजदूरी पहले प्राप्त करना चाहो तब तक नहीं। संव्यवहार की प्रकृति ये बता रही है कि पहले आपको अपना वचन पूरा करना है जो निर्माण के संबंध में। आगे कहता है का और खा संविदा करते हैं कि का अपना व्यापार स्टॉक एक नियत कीमत पर खा को दे देगा, और खा धन के समुदाय के लिए प्रतिभूति देने का वचन देता है। ठीक है, वो कह रहा है कि हम अपनी बिजनेस की जितनी स्टॉक है हमारा हम आपको दे देंगे, और आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आप गारंटी दिलवा दो किसी की कि आप हमारे पैसे दे दोगे। ठीक है, लोग लेते ही गारंटी, हम इनकी गारंटी ले रहे हैं, ये देंगे नहीं तो हम देंगे। ठीक है, खा धन के समुदाय के लिए प्रतिभूति देने का वचन देता है। का के वचन का पालन किया जाना तब तक आवश्यक नहीं जब तक प्रतिभूति न दे दी जाए। ठीक है, क्योंकि इस संव्यवहार की प्रकृति यह अपेक्षा करती है कि अपने व्यापार स्टॉक का परिधान करने से पूर्व का को प्रतिभूति मिलनी ही चाहिए। भाई आपसे सिक्योरिटी तो मांग रहा है वो, आप सिक्योरिटी दो तो हम अपना स्टॉक आपको दे देंगे। अब तुम सिक्योरिटी नहीं दे रहे तो स्टॉक का दे दे। यहां संव्यवहार की प्रकृति यह बता रही है कि ये गतिकारी वचन जिनसे मिलकर संविदा गठित हो रही है उनमें प्रतिभूति देने संबंधी वचन पहले पूरा किया जाना चाहिए, उसके उपरांत ही व्यापार स्टॉक के परिधान संबंधी वचन को पूरा करने का दायित्व तो दूसरे पक्षकार पर जाएगा। ठीक है, कहता है जिस घटना के घटित होने पर संविदा प्रभावशील होना है उसका निवारण करने वाले पक्षकार का दायित्व है। क्या घटना समाश्रित है, घटना समाश्रित है। घटना का प्रवर्तन कब होना है? जब एक निश्चित घटना घटित हो जाए। समाश्रित घटना का मतलब ही यही होता है। समाश्रित संविदा का मतलब क्या है? समाश्रित संविदा का मतलब है कि वह संविदा किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर प्रवर्तित होने के लिए आशयित है। यही समाश्रित
संविदा का मतलब है। और इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस की संविदा को समाश्रित संविदा नहीं मानते हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस मृत्यु पर प्रवर्तित होगा और मृत्यु एक निश्चित घटना है। ठीक है, मृत्यु अनिश्चित घटना नहीं है, उसके घटित होने का समय अनिश्चित है, लेकिन मृत्यु स्वयं में एक निश्चित घटना है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर अन्य संविदाएं जो इंश्योरेंस के क्षेत्र में की जाती हैं वे तो समाश्रित होती हैं, किंतु लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, यह समाश्रित संविदा नहीं है। ठीक है, तो घटना जिसके घटित होने पर संविदा को प्रभावशील होना है अर्थात प्रवर्तित होना है, वो संविदा कैसी कहलाएगी? समाश्रित। आप क्या करते हो? जिस घटना के घटित होने पर संविदा को प्रभावशील होना है उस घटना का घटित होना आप निवारित करते हो। आपके निवारित करने से जरूरी नहीं कि उस घटना का निवारण हो ही जाए, यानी वो घटना घटित न हो, लेकिन फिर भी क्योंकि आप जो कुछ करोगे वो हो ही जाएगा, कोई जरूरी तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपने घटना का निवारण करने की कोशिश ये तो की है और उसी घटना के घटित होने पर संविदा को प्रभावशील होना था। तो आपने ये जो बदतमीजी की है इसकी बाबत कुछ तो आपका बिगड़ना ही चाहिए। तो वो कहता है जबकि किसी संविदा में व्यतिकारी वचन अंतर्विष्ट और संविदा का एक पक्षकार दूसरे को उसके वचन का पालन करने से निवारित करे, तब वह संविदा इस प्रकार निवारित किए गए पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी हो जाती है और वह किसी भी हानि के लिए जो संविदा के अपालन के परिणाम स्वरूप उसे उठानी पड़े दूसरे पक्षकार से प्रतिकर का हकदार है। संविदा व्यतिकारी वचनों से गठित है। समाश्रित संविदा के बारे में बोलना जरूरी नहीं था यहां पर, ठीक है, क्योंकि धारा 53 दूसरे ढंग की बात कर रही है, लेकिन फिर भी समाश्रित संविदा के बारे में जो बोल दिया वो गलत थोड़ा ना है तो ही है। यहां दूसरी बात उसने की, उसने कहा संविदा व्यतिकारी वचनों से गठित है। एक को एक वचन का पालन करना है, दूसरे को दूसरे वचन का पालन करना है। और जिस प्रकार आप समाश्रित घटना का घटित होना निवारित कर रहे थे तो दूसरे पक्षकार को अधिकार कुछ मिल रहे थे, ऐसे ही यहां दोनों को अपने अपने वचन का पालन करना है ना। आप दूसरे पक्षकार को अपने वचन का पालन वो न कर पाए, ऐसी व्यवस्था आप कर रहे, और चूंकि आप ही कर रहे हो ऐसी व्यवस्था कि वो अपने वचन का पालन न कर पाए, तो फिर आपको कुछ ना कुछ दंड ये जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि संविदा व्यतिकारी वचनों से गठित है। जब तक वो अपने वचन का पालन करने की तैयारी होगी और रजामंद नहीं होगा तब तक आपके लिए भी पालन करना जरूरी नहीं होगा, और आप ही हैं जो उसे अपने वचन का पालन नहीं करने देना है। इसका मतलब आप धूर्त व्यक्ति हैं, आप इस ढंग से संविदा का अपालन भी करना चाहते हैं और संविदा के दायित्व से मुक्ति, ठीक है, संविदा के अपालन से जो दायित्व उत्पन्न होगा उससे भी मुक्ति चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि संविदा के दायित्व के, संविदा के अपालन का दायित्व ये भी उस पर जाए, उसके सिर, और आप ये कह सकें उसने ही अपने वचन का पालन नहीं किया तो हम क्यों करते हैं, और ये आप ही हैं जो उसे अपने वचन का पालन नहीं करने दे रहे। तो ऐसी दशा में आपके दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकते। उसने कहा कि अगर संविदा व्यतिकारी वचनों से गठित है और एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने वचन का पालन करने से निवारित करता है, यानी रोकता है, यानी बाधा पहुंचाता है, तो जिसे निवारित किया गया है, जिसे बाधा पहुंचाई गई है, उस पक्षकार के विकल्प पर, क्योंकि आप तो दोषी हो गए ना, आप तो उसे अपना वचन
निभाने से रोक रहे हैं तो आप तो दोषी हो गए। और कानून दोषी व्यक्ति को कोई अधिकार ये नहीं देगा। वो जो संविदा में निर्दोष पक्षकार है जिसे आपने इस प्रकार रोकने की कोशिश की है, वो रुका या नहीं रुका इससे मतलब नहीं, क्योंकि वो तो आप कुछ भी करो तो वो हो ही जाएगा, जरूरी नहीं है, लेकिन आपने किया, बस इतना कानून की निगाह में पर्याप्त है। क्योंकि आपने उसे अपने वचन के पालन से रोकने का प्रयत्न किया, इसलिए संविदा उसके विकल्प पर शून्यकरणी हो जाएगी। और शून्यकरणी संविदा के बारे में आप जानते हैं कि यह पक्षकार संविदा के पालन की मांग भी कर सकता है और संविदा को शून्य घोषित करके संविदा के अपालन है तो आपसे प्रतिकर यह भी मांग सकता है। उसे जो उचित लगे वो कर पाएगा। कहता है का और खा संविदा करते हैं कि खा 1000 रुपए के बदले का के लिए अमुक काम निष्पादित करेगा। ठीक है, का और खा ने संविदा की कि खा 1000 रुपए के बदले का के लिए कोई काम करेगा, और ये का ही है जो इस बात में बाधा डाल रहा है कि खा वो काम ना कर पाए। ठीक है, संविदा इस बात की कि का के लिए अमुक काम निष्पादित करेगा, 1000 रुपया ये प्रति उसकी मजदूरी देंगे काम करने के लिए। अब इन्हें लगता है कि काम के लिए 1000 रुपए की मजदूरी ज्यादा है, यह काम इनके लिए उतना उपयोगी नहीं बचा, जो भी स्थिति है किसी भी कारण से, तो भाई अपने दुर्भाग्य को तो आप ही सहन करेंगे। अगर काम आपके लिए लाभदायक नहीं बचा, ये काम की कीमत अब 1000 रुपए नहीं होनी चाहिए, तो ये जो घटा मुनाफा है ये तो आपको सहन करना चाहिए। दूसरा पक्षकार ये घाटा और मुनाफा क्यों सहन करे? भाई ये संविदा व्यापार का आधार है और व्यापार में घाटे मुनाफे तो चलेंगे। इट इज योर ओन रिस्क। आपको लगा कि अननेसेसरी अमुक काम इसने निष्पादित कर दिया तो 1000 रुपया हमें देना पड़ जाएगा, तो इट इज यू, आप ही हैं जो खाके उस काम के करने में बाधाएं उत्पन्न करने लगे। आपने कहा कि खा हमारा मकान 2 महीने में बना देगा तो 1000 रुपया देंगे। 1872 में बनाई अधिनियम, 1872 में 1000 रुपया आज के 1 करोड़ रुपए से अधिक है। ठीक है, 1950 में सरकारी कर्मचारियों को 60-60 रुपए तनख्वाह मिलती थी जब भारत स्वतंत्र हुआ। 1000 रुपया 1872 में बहुत बड़ी रकम हो गई। हमने कहा 1000 रुपया देंगे हमारा मकान अगर 1-2 महीने में बना दोगे, और हम ही हैं जो रोज उसमें बाधा डालते हैं। कभी किसी को पड़ोसी को चढ़ा दिया, कभी कुछ किया, मकान बनने नहीं दे रहे हैं ताकि 1000 रुपया हमें ना देना पड़े, क्योंकि हमें लग रहा है हम ज्यादा कर बैठे। तो अगर हम ही बाधा डाल रहे हैं तो दूसरे पक्षकार को अधिकार होगा कि संविदा उसके विकल्प पर शून्य करनी हो गई, वो चाहे तो संविदा को शून्य घोषित कर दे। ठीक है, और प्रतिकर प्राप्त कर, और चाहे तो आपकी बाधाओं के बावजूद, ठीक है, संविदा को पूरा करे और फिर आपको ये तर्क लेने दे कि 2 महीने में भाई ने काम पूरा नहीं किया, हम तो नहीं देंगे, तो वो उसका रिस्क है। ठीक है, लेकिन उसे एक अधिकार मिलेगा कि संविदा शून्य करनी हो जाए। अगर संविदा मानिए 2 महीने की शर्त नहीं लगी है, 2 महीने, भाई जरूरी थोड़े कि 2 महीने में मकान पूरा करोगे, ये शर्त लगी है। अगर शर्त नहीं है 2 महीने की, तो जब कभी वो मकान पूरा कर दे तो 1000 रुपया ले ले, ये उसकी अपनी स्वीट विल है। लेकिन कानून उसे अधिकार देगा कि वो चाहे तो संविदा को शून्य करनी कर दे। कहता है का और खा संविदा करते हैं कि खा 1000 रुपए के बदले का के लिए अमुक काम निष्पादित करेगा।
खा उस काम को तदनुसार निष्पादित करने के लिए तैयार और रजामंद है, किंतु का उसे वैसा करने से निवारित करता है। वो अपनी क्षमता भर वो काम जिसे करने का वचन उसने का के लिए दिया है 1000 रुपए के बदले, उस काम को करने के लिए तैयार और रजामंद है, लेकिन खा उसे निवारित कर रहा है। संविदा खा के विकल्प पर शून्य करनी है, क्योंकि खा निवारित हो रहा है ना, का निवारित कर रहा है। और यदि वह उसे विखंडित करने का निर्वाचन करे, ठीक है, यानी शून्य करनी है संविदा जब उसके विकल्प पर हो गई, तो वो उसे विखंडित करने का निर्वाचन ये भी कर सकता है, ये भी चुन सकता है कि हम विखंडित कर देंगे संविदा, हम नहीं इसका पालन ये करेंगे क्योंकि ये खुद ही नहीं करने दे रहे, ठीक है, ये निर्वाचन भी वो कर सकता है। तो कहता है और यदि वह उसे विखंडित करने का निर्वाचन करे तो वह किसी भी हानि के लिए जो उसने उसके अपालन से उठाई हो का से प्रतिकर वसूल करने का हकदार है, और विखंडित करने का निर्वाचन न करे तो फिर भाई उसकी मर्जी, दोनों पक्ष जिन शर्तों पर चाहें संविदा का पालन कर सकेंगे, वो उसके निवार मतलब उसके जो काम में बाधा डालने के प्रयत्न है, प्रयास है, उनके बावजूद भी संविदा को पूरा करने का विकल्प ये चयन कर सकता है, और फिर जब वो संविदा को पूरा करेगा तो तदनुसार मजदूरी पाएगा, ठीक है ना, ये तदनुसार प्रतिफल पाएगा। लेकिन वो चाहे तो संविदा को शून्य करनी भी हो कर सकता है, और एक सामान्य मानवीय व्यवहार है, उसने भी तो संविदा लाभ के लिए की है, उसने दूसरे पक्षकार को लाभ पहुंचाने के लिए तो नहीं की। तो अगर संविदा को आगे चलाना तो उसके हित के खिलाफ होगा, तो संविदा को शून्य करने का विकल्प मिलने पर वो उसका उपयोग क्यों नहीं करेगा? जब उसे एक विकल्प मिल रहा है कि वो संविदा को शून्य करनी करते और किसी भी हानि जो उसे इस प्रकार निवारित किए जाने के कारण उठानी पड़ी है उसके लिए प्रतिकर प्राप्त कर, तो वो पागल तो हो नहीं गया, ठीक है, वो पागल तो हो नहीं गया कि वो अपने इस अधिकार का उपयोग अपने लाभ के लिए नहीं करेगा। अगर वो संविदा को शून्यकरणी न करने का विकल्प चुनता है तो ऐसा सिर्फ एक दशा में होगा, और वो दशा कौन सी होगी? जबकि इस पक्षकार द्वारा संविदा के पालन में बाधा डाले जाने के बावजूद संविदा का आगे पालन करना, ठीक है, इस बाधा डाले गए पक्षकार के हक में होगा, ठीक है, इससे उससे लाभ हो रहा होगा, तभी ये संविदा को आगे अनुपालित करेगा, अन्यथा ये 100% अपने को प्रदत्त इस कानूनी अधिकार का उपयोग करेगा और संविदा को शून्य घोषित करके अपने को ही किसी भी हानि के लिए प्रतिकर प्राप्त कर लेगा। आगे सेक्शन 54 है, कहता है व्यतिकारी वचनों से गठित संविदा में उस वचन के व्यतिक्रम का प्रभाव जिसका पालन पहले किया जाना चाहिए, ये और 55 दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और 55 तो बेहद इंपॉर्टेंट है। समय बच नहीं रहा है, इसलिए इन दोनों पर बात कल करेंगे, देखेंगे।